नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, चाहे वो पेपर 1 का एग्जाम हो, हाई कोर्ट का एग्जाम हो आपका, या फिर आने वाले HPRC के TGT JPT सब इंस्पेक्टर, या फिर कोई और भी एग्जाम है जहाँ पर हिमाचल जीके पूछी जाती है। डेफिनेटली वहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी, इंक्लूडिंग नायब तहसीलदार HAS का एग्जाम। देखिए, कल HAS का रिजल्ट जो है वो आ चुका है और HAS मेंस का रिजल्ट जो है वो आया है। 480 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनके द्वारा मेंस का एग्जाम जो था वो दिया गया था और 30 कैंडिडेट जो हैं वो अभी इंटरव्यू के लिए जो है वो सिलेक्ट हुए हैं। जो भी सिलेक्ट हुए हैं उन सभी को ऑल दी बेस्ट। परंतु यहाँ से क्या सीखने को मिलता है, देखिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे थे इन 480 कैंडिडेट्स में से जिनके द्वारा एलाइड का प्री का एग्जाम भी जो था वो दिया गया था, परंतु बहुत सारे एस्पिरेंट्स नहीं निकाल पाए थे प्री का एग्जाम भी। तो ज़रूरी नहीं कि अगर आपने HAS का एग्जाम निकाला है तो आपका एलाइड का या फिर उससे छोटे एग्जाम भी निकल ही जाएंगे। कई बार नहीं निकलते, कई बार चीज़ें आपके अनुकूल नहीं होती और छोटी छोटी गलतियों से एग्जाम रह जाते हैं। परंतु वही बात है कि ऐसे भी एस्पिरेंट्स हैं जिनका एलाइड का तो नहीं निकला परंतु HAS का प्री था निकला हुआ, प्री के बाद मेंस उन्होंने दिया था, अब मेंस उनका निकल गया है। ठीक है, तो हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे तैयारी करेंगे तो आपके एग्जाम डेफिनेटली निकलेंगे। बस चीज़ें थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती। जब वो चीज़ें आपके अनुकूल आ जाएंगी तो कंटिन्यूटी में अगर मेहनत की होगी, एग्जाम भी निकलेंगे, फाइनल सिलेक्शन भी होगी, इंटरव्यू भी देंगे और फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम भी आएगा। देखो, एग्जाम में ना एक मेहनत करना ही जो है वो एनफ नहीं होता है। एग्जाम में मेहनत के साथ साथ आपको मोटिवेटेड रहना भी ज़रूरी होता है और पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करना भी ज़रूरी होता है। ये मेहनत आपकी और पॉजिटिव एनर्जी आपकी क्या करती है, एग्जाम में ना 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे ही ठीक कर देती है जो नाम भी आते हो, परंतु एक नेगेटिव एनर्जी और डिमोटिवेट होकर एग्जाम में जाएंगे ना तो क्वेश्चंस जो आते हैं कई बार वो भी गलत हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि हमेशा मोटिवेट होकर एग्जाम में जाएं, मोटिवेटेड ही रहें जब भी तैयारी कर रहे हैं और हमेशा पॉजिटिव ही रहें। कई बार चीज़ें टाइम लेती हैं परंतु मिलती ज़रूर है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव और मोटिवेटेड एनर्जी के साथ। और अभी जिनका भी इंटरव्यू है उन सभी को ऑल दी बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बोलते हैं विच फेयर इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश कमेमोरेट्स द लीजेंडरी राजा बली द ग्रेट डॉनर। तो यहाँ पर बोलते हैं कि सिरमौर का ऐसा कौन सा मेला है जो महान राजा बाली जो हुआ करते थे, एक डोनर भी हुआ करते थे, इनके बहुत अच्छे दाता भी हुआ करते थे, लोगों की हेल्प करते थे, उनकी स्मृति में जो है वो मनाया जाता है। तो राजा बाली के ऑनर में, उनकी स्मृति में एक सिरमौर में मेला मनाया जाता है जो है बावन द्वादशी मेला। बावन द्वादशी मेला ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को नोट करना है। बावन द्वादशी मेला जो है वो सिरमौर में राजा बाली के ऑनर में जो है वो मनाया जाता है और इम्पॉर्टेंट मेला है सिरमौर का ये एक। सिरमौर में क्या कोई और मेले भी मनाए जाते हैं, सिरमौर में और भी मेले मनाए जाते हैं, जैसे कि अभी वहाँ पर रेणुका जी फेयर जो था वो मनाया गया था। रेणुका जी फेयर जो है वो इंटरनेशनल लेवल का फेयर है और 2011 में उसको इंटरनेशनल मेला घोषित किया गया था। रेणुका मेले के अलावा वहाँ पर सिरमौर में गांधी मेला भी जो है वो मनाया जाता है। गांधी मेला जो है वो सिरमौर के अम्बोवा में जो है वो मनाया जाता है। सिरमौर में जो है त्रिलोकपुर मेला भी मनाया जाता है। जो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है वो त्रिलोकपुर मेले के बारे में पूछा गया है कि सिरमौर में कहाँ पर मनाया जाता है और कौन से मंथ में मनाया जाता है। तो सिरमौर के नाहन में ये मनाया जाता है और सितंबर के महीने में जो है वो मनाया जाता है। ठीक है जी, तो ये सिरमौर का मेला भी आपने ध्यान रखना है। एक नाग नहूना मेला, नाग नहूना मेला भी सिरमौर में मनाया जाता है। ये मेला जो है ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी जो है वो सिरमौर के कौन से क्षेत्र में मनाया जाता है, सिरमौर के पौंटा साहिब क्षेत्र में जो है ये मनाया जाता है। ठीक है जी, दशहरे के टाइम में एवरी ईयर जो है ये मनाया जाता है। अब कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आपके हर एक क्वेश्चन यहाँ से सही होने चाहिए सिरमौर से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं धार टपरोली इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि इस जिले में ये धार टपरोली जो है वो स्थित है। हमारे पास हिमाचल में अलग अलग धारें जो हैं वो आती हैं, अलग अलग धारें आपको देखने को मिलती हैं। तो ये धार टपरोली भी आती है। ये धार टपरोली जो है वो कहाँ पर आती है, ये सिरमौर जिले में ही आती है, जिसके अभी हम फेयर फेस्टिवल पढ़ रहे थे। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। सिरमौर में आप मुख्य रूप से पढ़ते हैं कियार दादून घाटी। कियार दादून घाटी को जो है वो पौंटा घाटी भी जो है वो कहा जाता है और सिरमौर की इंपॉर्टेंट वैली है ये एक। इसके अलावा सिरमौर में ना गिरी भी आता है और गिरी रीजन जो आता है ना वो ट्रांस गिरी और एक सिस गिरी जो है वो आता है। ट्रांस और एक सिस गिरी जो है वो आता है, ये आपने ध्यान रखना है। अब ये जो धार टपरोली है, धार टपरोली ना ट्रांस गिरी रीजन में जो है वो आती है। इसके अलावा नूरा धार भी जो है वो आती है। तो नूरा धार भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कहाँ पर आता है, हरिपुर धार आता है। हरिपुर धार, हरिपुर धार कहाँ पर आता है, ये भी सिरमौर में ही जो है वो आती है। मारकंडा नदी बहती है। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि
मारकंडा नदी जो है वो कौन से जिले में जो है वो बहती है? मारकंडा नदी सिरमौर जिले में बहती है और यमुना की ही एक सहायक नदी है, ये हम बात करें इसकी। मारकंडा नदी भी इंपॉर्टेंट नदी है, तो इसके बारे में भी क्या क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जैक्टली? इसके बारे में क्वेश्चन ये पूछा जाता है, एक क्वेश्चन कि ये निकलती कहाँ से? तो ये क्यारदादून वैली से जो है वो निकलती है, ये आपको पता होना चाहिए। और नाहन जो है, नाहन शहर जो है ना, नाहन इस नदी के किनारे जो है वो स्थित है। ठीक है जी, तो इतना ध्यान रख लिया तो काफ़ी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड द लोएस्ट रूरल मेल पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011। तो बोलते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ग्रामीण पुरुषों की आबादी सबसे कम थी? हमने पिछले कल महिलाओं के बारे में पढ़ा था ग्रामीण क्षेत्र में, आज हम पुरुषों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने कल क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि पूरे हिमाचल की पॉपुलेशन है 68,64,602 2011 की जनगणना के अनुसार। और देखो हमेशा ही ध्यान रखना है कि अभी पॉपुलेशन कितनी है, अभी तो 80 लाख के करीब ये पहुंच गई होगी, परंतु जब तक ऑफिशियल डाटा नहीं आता, ऑफिशियल डाटा कौन सा? जनगणना का डाटा, तब तक आप जो है वो ऑफिशियल डाटा को ही ध्यान रखेंगे। अभी जो हमारा ऑफिशियल डाटा है वो सिर्फ 2011 की ही जनगणना है, तो वही उसी के अकॉर्डिंग ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब देखो इतनी पॉपुलेशन थी किस टोटल हिमाचल की, इसमें से रूरल पॉपुलेशन जो थी वो कितनी थी? रूरल पॉपुलेशन थी 61,76,050, ये आपने ध्यान रखना है। इसमें से रूरल में जो मेल और फीमेल थी वो कितनी थी? तो मेल हमने कितनी पढ़ी थी? यहाँ पर मेल हमने पढ़ी थी 31,10,345, ये मेल थी। और फीमेल की अगर हम बात करें तो वो हमने पढ़ी थी 30,65,705, ये हमने पढ़ी थी। तो ये मेल और फीमेल है। अब हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा मेल कहाँ पर है, सबसे कम मेल कहाँ पर है। सबसे पहले हम एज पर ऑप्शन देखेंगे तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करते हैं कि बिलासपुर में मेल जो पॉपुलेशन आती है रूरल क्षेत्रों में वो कितनी आती है? वो आती है 1,79,653, ये आती है। अगर हम चंबा में बात करेंगे, चंबा में कितनी आती है? तो वो आती है 2,41,963, ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं हमीरपुर में कि हमीरपुर में कितनी आती है, तो हमीरपुर में आती है 2,0748। अगर हम कुल्लू में बात करते हैं तो कुल्लू में ये आती है 2,03,269, ये जो है वो कुल्लू में आती है। तो ये आपको पता चल गया कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी आती है। एज़ पर ऑप्शंस अगर आप देखेंगे तो एज़ पर ऑप्शंस जो है वो आपको क्या पता चलता है कि सबसे, यहाँ पर क्या पूछा गया था ऑप्शन क्वेश्चन में पूछा गया था कि लोएस्ट कहाँ पर? तो लोएस्ट कहाँ पर हुई है आपके पास? लोएस्ट आपके पास बिलासपुर में हो गई। चलो ठीक है, बिलासपुर आप मान लेंगे सही आंसर, बिलासपुर में जो है वो लोएस्ट है। परंतु यहाँ से ये भी ध्यान रखना है कि अगर मान लो ओवरऑल हिमाचल ही आपसे पूछ लिया जाता है, अगर ओवरऑल हिमाचल ही आपसे पूछ लिया जाता है तो ओवरऑल हिमाचल में जो सबसे कम मेल रूरल पॉपुलेशन है वो कहाँ पर है? वो आती है आपके लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में, लाहौल स्पीति में आती है। लाहौल स्पीति में ये कितनी आती है? लाहौल स्पीति में ये सिर्फ और सिर्फ 16,588 जो है वो आती है। लाहौल स्पीति के बाद दूसरा नंबर किन्नौर का आता है जहाँ पर 46,249 है। और लाहौल स्पीति हो गया सबसे कम, किन्नौर हो गया उसके बाद। अगर हाईएस्ट बात करते हैं कहाँ पर आती है, तो हाईएस्ट आती है आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आती है 7,05,365, ये जो है वो कांगड़ा में आती है। ये हाईएस्ट है कांगड़ा की, और लोएस्ट का आपको पता चल गया। तो ये मेल पॉपुलेशन के बारे में भी आज पता चल गया। फीमेल हमने कल डिस्कस कर लिया, अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे उसको, नहीं तो बोरिंग हो जाता है थोड़ा सा। बस ये डाटा नोट करना था, वो आपने कर लिया होगा होपफुली। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बोलते हैं नेम द मुगल एम्परर हु कॉल्ड द राजा मानसिंह ऑफ गुलेर एज शेरजहां। तो बोलते हैं कि उस राजा का नाम बताइए जिसने गुलेर के राजा मानसिंह को जो था वो शेरजहां कहा था, शेरजहां की उपाधि दी थी। तो गुलेर के राजा मानसिंह को शेर अफगान किसके द्वारा कहा गया था? शेर अफगान है ये। शेर अफगान किसके द्वारा कहा गया था? वो शाहजहां के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। शाहजहां ने जो था वो शेर अफगान कह के जो था वो गुलेर के राजा मानसिंह को संबोधित किया था। हम बात करते हैं यहाँ पर गुलेर रियासत के बारे में। ये जो गुलेर रियासत है ये कांगड़ा का ही एक भाग जो था वो हुआ करती थी। इसके जो राजा है जिनका नाम आपने ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी राजा हरिचंद के द्वारा, और 1405 ईस्वी में इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। राजा हरिचंद कांगड़ा के राजा होते थे। एक बार शिकार खेलने गए, गुम हो गए, लोगों ने सोचा मर गए हैं, उनको मरा हुआ मानकर उनके भाई को राजा बना दिया गया था। और राजा असल में क्या था? असल में जो राजा हरिचंद थे वो जिंदा थे और एक कुएं में गिर गए थे जाकर। अब कुएं में गिरे हुए थे तो
जब तक वो बाहर आए तब तक उनका भाई राजा बन चुका था। काफ़ी दिनों के बाद बाहर आए थे, 10-15 दिनों के बाद कोई, तो उनको पता चला कि यार ऐसा सब कुछ हो गया, तो उन्होंने इंटरफेयर करना उचित नहीं समझा और अपनी एक रियासत जो था वो अलग से बना ली और उस रियासत को गुलेर रियासत का नाम जो था वो दिया था। गुलेर रियासत के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? एक तो क्वेश्चन ये बन गया कि इसकी स्थापना हरिचंद के द्वारा की गई थी और कब की गई थी? 1405 में की गई थी। इसकी स्थापना जब की गई थी तो इसकी राजधानी कहाँ पर थी, ये भी आपने ध्यान रखना है। इसकी राजधानी हरिपुर में हुआ करती थी। हरिपुर इसकी राजधानी जो था वो हुआ करती थी। अच्छा, हरिपुर इसकी राजधानी हुआ करती थी। इसके राजा कौन थे? इसके राजा थे मानसिंह। एक राजा मानसिंह थे जिनको शाहजहां के द्वारा शेर अफगान की उपाधि जो था वो दी गई थी। और ध्यान रखना है कि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गुलेर के कौन से राजा अकबर के समकालीन थे। तो गुलेर के राजा थे राजा रामचंद, जो अकबर के समकालीन जो था वो हुआ करते थे। अकबर के समकालीन कौन थे? रामचंद इसके राजा थे जो अकबर के समकालीन थे। तो रामचंद का नाम ध्यान रखना है। शाहजहां के बारे में जो हुआ वो याद रखना है। इसकी स्थापना किसके द्वारा कैसे कब की गई वो ध्यान रखना है। बाकी इस रियासत के जो आखिरी राजा थे वो कौन थे? भूप सिंह। भूप सिंह का नाम भी ध्यान रखना है। भूप सिंह इस रियासत के अंतिम आखिरी राजा जो था वो हुआ करते थे। ठीक है जी, तो इतना ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स की, राज्य चयन आयोग के एग्जाम्स की, चाहे वो पेपर 1 हो, चाहे वो टीजीटी का है, चाहे वो आपका हिमाचल से जुड़ा हुआ कोई और एग्जाम है, तो आप जो है वो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज ऐसी है कि हम इस तरह से इस टेस्ट सीरीज को जो है वो बना रहे हैं, शेड्यूल्ड वे में अभी चली हुई है। 6 हिमाचल जीके के जो है वो टेस्ट इसमें हो चुके हैं और अगर नेशनल इंटरनेशनल जीके की बात करें तो उसके 3 टेस्ट हो चुके हैं। इस तरह से इस सीरीज़ को जो है वो डिज़ाइन किया जा रहा है कि आपके सभी एग्जाम्स कवर हो जाएं यहाँ से और आपको कोई और टेस्ट सीरीज बार बार टेस्ट सीरीज लेने का काम ना पड़े। और ख़ास बात यह है कि जितने भी टेस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं उन सब की वीडियो एक्सप्लेनेशन साथ में दी जा रही है। और जैसे 6 टेस्ट एचपी जीके के डिस्कस हुए हैं उनकी वीडियो एक्सप्लेनेशन दे दी गई है साथ साथ में ही। इंटरनेशनल नेशनल जीके की ये भी 3 टेस्ट अभी तक हो चुके हैं, इनकी भी वीडियो एक्सप्लेनेशन दे दी चुकी है। और अभी जो है वो 7वां टेस्ट आएगा एचपी जीके का फिर से, और उसके बाद एचपी जीके चल पड़ेगी। तो आप शेड्यूल्ड वे में उस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आपकी स्टडी को एक अच्छी शेप मिल जाएगी। जैसे अभी आप ना धीरे धीरे तैयारी कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, इससे आपको पढ़ने का एक चांस मिल जाएगा। और जब शेड्यूल को आप फॉलो करेंगे ना तो आप बिजी भी रहेंगे और मोटिवेट होकर अपनी कमियों को एनालाइज कर सकेंगे अभी, और पेपर तक आप 2-3 बार जो है वो रिवीजन कर चुके होंगे और डेफिनेटली एग्जाम क्रैक होगा फिर आपका, और फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको अपना नाम देखने को मिलेगा। ठीक है जी, तो क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, बोलते हैं ऑन विच रिवर इज छाबा हाइडल प्रोजेक्ट। तो बोलते हैं ये छाबा हाइडल परियोजना किस नदी पर बनी हुई है। ये छाबा हाइडल परियोजना जो है वो कौन सी नदी पर बनी हुई है। छाबा का नाम सुनकर आप चंबा की ओर चले जा सकते हैं, तो चेनाब आप सही कर देंगे, रावी आप सही कर देंगे। नहीं, ये सतलुज नदी के ऊपर जो है वो बनी हुई परियोजना है। छाबा परियोजना सतलुज नदी के ऊपर जो है वो बनी हुई है और एग्जैक्टली ना ये एक खड्ड के ऊपर बनी हुई है जिसका नाम है नौती। नौती रिवर इसका नाम है, नौती। और इस रिवर के ऊपर बनी हुई है। ये नौती आगे चलकर जो है वो सतलुज की सहायक नदी बनती है, तो इसलिए कह दिया जाता है कि ये सतलुज नदी पर बनी हुई है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो है ये परियोजना स्थित है। ये भी ध्यान रखना है आपने कि शिमला डिस्ट्रिक्ट में जो है ये परियोजना स्थित है और इम्पोर्टेंट परियोजना है। ये ब्रिटिश टाइम की परियोजना है। ब्रिटिश टाइम में 1.75 मेगावाट की ये परियोजना है। इसको स्टार्ट जो था वो किया गया था। कहा जाता है कि छाबा परियोजना 1909 में जो था वो तैयार हो गई थी, इनके इसका काम जो था वो चल पड़ा था 1909 में, और 1913 में जो था वो इसका काम कंप्लीट हो गया था। और शिमला में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, परंतु इस बिजली के बनने से शिमला में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है आकर, और शिमला जो है वो वहाँ की बिल्डिंग्स, वहाँ की मशीनरीज जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से फिर चलती हैं। तो ये छाबा परियोजना इंपॉर्टेंट है। 1.75 मेगावाट की परियोजना है। नौटी रिवर है एक एग्जैक्टली, जो कि सतलुज की सहायक नदी है, तो सतलुज रिवर बेसिन पर ये बनी हुई है। ये भी ध्यान रखना है। इतना ध्यान रख लिया तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी है छाबा परियोजना के बारे में। एक वीडियो में मैंने आपसे पूछा था रेणुका परियोजना की कैपेसिटी कितनी है और गिरी परियोजना की कैपेसिटी कितनी है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं, रेणुका भी गिरी भी। तो रेणुका परियोजना कितने मेगावाट की है? 40 मेगावाट की ये परियोजना है। गिरी परियोजना जो है वो कितने मेगावाट की है? ये परियोजना 60 मेगावाट की जो है वो परियोजना है। तो इन दोनों परियोजनाओं के बारे में ध्यान रखना है। तो ये परियोजनाओं के बारे में हो गया। टॉपिक दिया गया है परियोजनाओं का अलग से, पब्लिक सर्विस कमीशन के सिलेबस में देखना आपने पेपर 1 में, वहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं का अलग से टॉपिक दिया गया है और टेस्ट सीरीज में भी ये टॉपिक हम अलग से डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज सिद्धचल्लर वाटर सेट प्रोजेक्ट। तो हिमाचल में अलग अलग वाटर सेट प्रोजेक्ट भी हैं और इनके बारे में क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। ये सिद्धचल्लर वाटर सेट प्रोजेक्ट जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये वाटर सेट प्रोजेक्ट जो है वो है आपके ऊना डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अच्छा, ऊना डिस्ट्रिक्ट में ये वाटर सेट प्रोजेक्ट है। तो वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें
तो जब ये चलाए गए थे तो नाबार्ड यहाँ पर जो था वो हेल्प करता था। और ये जो प्रोजेक्ट है सिद्ध चालर वाटर सेट प्रोजेक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट ऊना में नाबार्ड की सहायता से ही जो था वो चलाया गया था। नाबार्ड ने ही यहाँ पर पैसा दिया था। वैसे ही और भी परियोजनाएं हैं ऐसी हमारे पास वाटर सेट प्रोजेक्ट, जैसे कि एक श्रेयांश शर्मा ये प्रोजेक्ट है। ये श्रेयांश शर्मा प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये डिस्ट्रिक्ट सोलन में जो है वो स्थित है, ये आपने ध्यान रखना है। एक दसरेन वाटर सेट प्रोजेक्ट आता है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ साथ में, एक दसरेन वाटर सेट प्रोजेक्ट आता है, ये सोलन में जो है वो आता है। सोलन में ये वाटर सेट प्रोजेक्ट आता है, ये ध्यान रखना है आपने। सिद्ध चालर तो आपका हो ही गया। सिद्ध चालर के अलावा एक जुबेर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जुबेर वाटर सेट प्रोजेक्ट भी जो है वो आता है। और ये जुबेर वाटर सेट प्रोजेक्ट कहाँ पर आता है, ये भी ऊना डिस्ट्रिक्ट में ही जो है वो आता है। ये ऊना की ही एक परियोजना है। और जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया श्रेयांश शर्मा, उसको भी लिख देता हूँ यहाँ पर, शर्मा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये जो है वो सोलन डिस्ट्रिक्ट में जो है वो स्थित है। और ये शर्मा SH वाला नहीं है, ये SAR वाला शर्मा है, शर्मा, ठीक है। श्रेयांश शर्मा ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पर है, ये जो है वो सोलन में है। तो इन परियोजनाओं के बारे में याद रखना। ये जो वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं किसकी सहायता से चलाए गए थे, नाबार्ड की सहायता से चलाए गए थे। और कहाँ कहाँ पर स्थित है ध्यान रखना। रेयर क्वेश्चन है, पूछ लिया गया तो सीधे 2 नंबर बनेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज दिब्बी बोकरी पिरामिड। तो बोलते हैं हिमाचल के किस जिले में ये दिब्बी बोकरी पिरामिड जो है वो स्थित है। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ये है, तो ये कुल्लू जिले में जो है वो दिब्बी बोकरी पिरामिड जो है वो आता है। ऑप्शन बी सही आंसर है। कुल्लू में ना हमारे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीक्स जो हैं वो आती हैं। एक लिस्ट ही आपके पास कुल्लू की पीक्स की होनी चाहिए। जैसे कि कुल्लू में सोलंग पीक जो है वो आती है। सोलंग पीक कहाँ पर आती है, कुल्लू में आती है। कुल्लू में इंद्रसान पीक जो है वो आती है। इंद्रसान पीक आपने कुल्लू की ध्यान रखनी है। कुल्लू में इसके अलावा जो है वो इस कुल्लू में श्रीखंड भी पीक आती है। श्रीखंड पीक कुल्लू में आती है, ये ध्यान रखें। कुल्लू में जो है वो पिन पार्वती पीक जो है वो आती है। पिन पार्वती पीक आती है। पिन पार्वती कहाँ पर आती है, कुल्लू में आती है। कुल्लू में पतालसू पीक जो है वो आती है। कौन सी, पतालसू पीक यहाँ पर आती है कुल्लू की, ये भी इंपॉर्टेंट पीक है कुल्लू की। और हनुमान टिब्बा कुल्लू में आता है। हनुमान टिब्बा भी आपने ध्यान रखना है। हनुमान टिब्बा कहाँ पर आता है, कुल्लू में जो है वो आता है। कुल्लू में दिब्बी बोकरी पिरामिड हो गया कुल्लू का। सित्तीधार कुल्लू में आता है। सित्तीधार भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। सित्तीधार जो है वो कहाँ पर है, ये भी कुल्लू की है। श्रीखंड महादेव हो गया, इंद्र किला हो गया, इंद्र किला भी है एक, इंद्रसान तो हो ही गया, इंद्र किला भी है एक। इंद्र किला आपने ध्यान रखना है, ये भी कुल्लू की एक इंपॉर्टेंट पीक है। तो इन पीक्स को ध्यान रख लीजिए, कुल्लू की ही पीक है, बस इससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। सोलंग पीक, इंद्रसान पीक, श्रीखंड, पिन पार्वती, पतालसू, हनुमान टिब्बा, सित्तीधार, इंद्र किला, इतना काफ़ी है याद रखने के लिए। हाँ, कई बार रेयर क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिब्बी बोकरी पिरामिड जो हो गया, ये जो है कुल्लू में अगर आता है तो कितने एल्टीट्यूड पर ये स्थित है, तो 6400 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है ये स्थित है। इसका एल्टीट्यूड भी ध्यान रखना है। दियो टिब्बा शायद यहाँ पर कवर नहीं हुआ। दियो टिब्बा भी ना कुल्लू में ही आता है। दियो टिब्बा भी आपने कुल्लू का ध्यान रखना है। और एक एग्जाम में ना दियो टिब्बा का एल्टीट्यूड भी पूछा गया था, इसका एल्टीट्यूड कितना है, तो ये 6001 मीटर एल्टीट्यूड पर स्थित है। 6001 मीटर एल्टीट्यूड पर दियो टिब्बा जो है वो स्थित है। उसी तरह श्रीखंड महादेव का, श्रीखंड के बारे में आपने सुना होगा, श्रीखंड महादेव यात्रा भी होती है। तो श्रीखंड का जो एल्टीट्यूड है वो कितना है, वो 5182 है। 5182 मीटर इसका एल्टीट्यूड आता है। तो टेस्ट सीरीज ग्रुप में पीक्स का भी एक अलग से जो है वो टॉपिक हमने डिस्कस किया है, उसके क्वेश्चन अलग से डिस्कस किए हैं, वीडियो एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस की है उसकी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं पीपल ऑफ कुमारसेन, बुशहर एंड जुब्बल पेटिशनड टू द पॉलिटिकल एजेंट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ बेगार इन। तो बोलते हैं कि कुमारसेन, बुशहर और जुब्बल के लोगों के द्वारा बेगार प्रथा जो होती थी, बेगार की व्यवस्था के खिलाफ राजनीतिक एजेंट के खिलाफ जो था वो याचिका दायर की गई थी। ये कब की गई थी? देखो, ये आंदोलन जो हुआ था, ये याचिका जो दायर की गई थी, ये 1939 में की गई थी। ऑप्शन बी सही आंसर है। देखो 1939 में क्या होता है, ये मार्च महीने की बात है। शिमला की जो पहाड़ी रियासतें होती थी, उनके जो प्रजामंडल थे, वहाँ पर जो कार्यकर्ता थे, उनका दमन जो था वो शुरू हो जाता है। पूरी बात इस तरह से है कि बहुत सारी शिमला की ऐसी रियासतें जैसे कि कुमारसेन, ठियोग, बलसन, भज्जी, घुंड, भागल, भेजा, दारकोटी, ये सारी रियासतें हो गई। बहुत सारी ऐसी रियासतें थी। इनके शासकों के द्वारा क्या किया गया, जो हिमालयन रियासती प्रजामंडल के नेता थे, उनको अपनी रियासत में आने के उनको अपनी रियासत में, मतलब जो आते थे उनकी रियासतों में लोग, उनका आना जो था वो वहाँ पर बंद करवा दिया। अब स्थानीय कार्यकर्ता जो हुआ करते थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें जो मुख्य नेता हुआ करते थे, जो प्रचार प्रसार करते थे, उसमें पंडित पद्मदेव का नाम था, भागवत सोहटा का नाम था, हीरा सिंह पाल हुआ करते थे, भास्कर नंद हुआ करते थे। ये सारे जो था वो मेन लीडर जो था वो प्रजामंडल के हुआ करते थे, जो प्रजामंडल का प्रचार प्रसार जो था वो करते थे। और पिछड़े वर्ग के लोगों को बेगार प्रथा का विरोध करने की सलाह जो था वो ये दिया करते थे। तो मई महीने की बात है। मई
महीने में 1939 में कुमारसेन, बुसहर और जुब्बल, यहाँ के जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, उन्होंने अपनी अपनी रियासतों में राजाओं के द्वारा जो बेगार ली जाती थी उसमें उनका शोषण बहुत ज़्यादा किया जाता था। तो उसके विरुद्ध उन्होंने शिमला में पॉलिटिकल एजेंट जो हुआ करते, पॉलिटिकल एजेंट उस टाइम, उनके साथ उनके पास एक याचिका जाकर जो था वो पेश की। और ये जो सारा आंदोलन हो रहा था पिछड़े वर्ग के द्वारा जो किया जा रहा था, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था 1939 में, मई महीने की ये बात है। इसका नेतृत्व जो था वो किया जा रहा था पंडित पद्मदेव जी के द्वारा। और इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ था कि पहाड़ी रियासतों के पिछड़े वर्ग के लोग जो था वो इस तरह का साहस जुटाकर सरकार के द्वारा जो आर्थिक शोषण किया जा रहा था, सरकार की जो नीतियां थी उनका विरोध जो था वो कर रहे थे। तो इस तरह से ये आंदोलन जो था वो शिमला में हुआ था। उस टाइम राजकुमारी अमृत कौर जो महात्मा गांधी जी की जो था वो एक शिष्य हुआ करती थी, वो भी जो था वो शिमला में ही होती थी और वो भी लोगों को प्रेरित करती थी, वो भी लोगों को सही रास्ता जो था वो दिखाती थी ताकि उनका शोषण ना हो। तो ये सब ध्यान रखना है। यहाँ से अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द फाउंडर ऑफ कुल्लू वॉज बिहंग मणिपाल हु इज सेड टू हैव कम फ्रॉम। तो बोलते हैं कुल्लू के जो कुल्लू रियासत है उसके संस्थापक थे बिहंग मणिपाल। इनके बारे में क्या कहा जाता है कि ये कहाँ से आए थे। तो कुल्लू की स्थापना की गई थी बिहंग मणिपाल के द्वारा और कहा जाता है कि कुल्लू के जो शासक थे बिहंग मणिपाल ये आए थे प्रयाग से। प्रयाग ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। यहाँ पर हम थोड़ा सा जानकारी देख लेते हैं इनके बारे में क्या दी गई है। बोलते हैं कि हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कुल्लू किंगडम की स्थापना जो था वो 1st सेंचुरी में ही कर दी गई थी। 1st सेंचुरी एडी में बिहंग मणिपाल के द्वारा स्थापना की गई थी और ये कहा जाता है कि प्रयागराज से ये आए थे। प्रयाग जो कि इलाहाबाद के नज़दीक जो है वो पड़ता है, वहाँ से ये आए थे। कुल्लू रियासत बहुत ही पुरानी रियासत है जिसका वर्णन हमें मार्कंडेय पुराण में देखने को मिलता है, बृहद संहिता में देखने को मिलता है जो कि कल्हण के द्वारा लिखी गई थी, महाभारत में देखने को मिलता है, रामायण में देखने को मिलता है। कुल्लू को जो है वो इसकी स्थापना तो हो जाती है परंतु ये भी ध्यान रखना है कि इसकी जो पहली राजधानी बनाई गई थी वो कहाँ पर बनाई गई थी, वो नास्त में बनाई गई थी। नास्त बनाई गई थी जो प्रेजेंट टाइम में जगतसुख के नाम से जो है वो जाना जाता है। इसकी राजधानियाँ शिफ्ट होती रही। कुल्लू के राजा विशुद्धपाल हुए, उनके द्वारा कुल्लू की राजधानी जगतसुख से स्थानांतरित कर दी गई और नगर में स्थापित की गई। फिर कुल्लू के एक राजा ऐसे भी हुए जिनके द्वारा नगर से भी राजधानी शिफ्ट कर दी गई और सुल्तानपुर में बनाई गई, वो थे राजा जगत सिंह। राजा जगत सिंह जो है वो कुल्लू के सबसे शक्तिशाली राजा जो है वो माने जाते हैं और इनके द्वारा कुल्लू की राजधानी नगर से सुल्तानपुर में जो था वो स्थानांतरित की गई थी। इनके बारे में ये ध्यान रखें। तो इतना सब ध्यान रखें, इतना सब काफ़ी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी ही करेंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं एमंग हलीज डाइवोर्स इज नोन एज। तो देखो हमने कास्ट के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया है। कल हमने जो था वो कोली मॉडर्न ट्राइब कास्ट के बारे में, कम्युनिटी के बारे में पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि कोलीज को जो है वो चंबा क्षेत्र में जो है वो हली कहा जाता है, उनको कोलीज को हली कहा जाता है। आज हम हली जो है वो एक मॉडर्न जो कम्युनिटी हमारे पास आती है, कास्ट आती है, उसके बारे में जो है हम पढ़ रहे हैं और बोलते हैं अमंग हलीज डाइवोर्स इज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम। तो हलीज के बीच में जो डाइवोर्स है उसको किस नाम से जाना जाता है, उसमें ये जो है वो डाइवोर्स को छड छड़ा कहा देते हैं। छड छड़ा ऑप्शन बी जो है वो इस तरह से है, प्रोनाउंसिएशन आप अपने हिसाब से देख लेना। इस तरह से जो है वो डाइवोर्स को कहा जाता है। और अगर हम हलीज की बात करते हैं तो ये जो है वो मुख्य रूप से ना ये माना जाता है कि ये खेतों को जो था वो बोते थे। हल आप समझते हैं ना, हल, तो वहीं से ड्राइव किया गया है हली। और अपना जो जीवन ये चलाते थे वो हल को जोत कर चलाते थे। और ये मुख्य रूप से जो भाषा बोलते हैं वो चंबियाड़ी भाषा बोलते हैं, चंबा में मुख्य रूप से देखने को ये मिलते हैं। और दूसरी ओर अगर हम बात करें इनके बीच में जो डाइवोर्स का टाइप होता है वो छड़ छड़ा इनके बीच में डाइवोर्स का टाइप होता है। इनमें जो ट्रेडिशनली जो काम किया जाता था वो ये जानवरों की स्किन निकालते थे जो डेड एनिमल्स होते थे और म्यूज़िक बजाते थे। जो भी मतलब मुख्य समारोह होते थे जैसे मैरिज हो गया, अदर सेरेमनीज होती हैं, वहाँ पर ये म्यूज़िक प्ले करते थे। तो ये मुख्य रूप से काम होता था। इनका जो पवित्र स्थान है जहाँ पर ये पूजा करने के लिए जाते हैं तो ये मणिमहेश जो है वो पूजा करने के लिए जाते हैं। जो मुख्य रूप से देवी देवता ये पूजते हैं तो ये शक्ति देवी को पूजते हैं, ये शीतला माता को पूजते हैं, चामुंडा देवी को पूजते हैं, जालपा माता को पूजते हैं। ये इनके मुख्य डाइटीज़ हैं, मुख्य देवता इनके ये आते हैं जिनकी ये पूजा जो है वो करते हैं। और इनके बीच में विडो रीमैरिज भी जो है वो होती है। जो विडो रीमैरिज इनके बीच में होती है उसको क्या कहते हैं, तो विडो रीमैरिज को ये कहते हैं गदोज, GADHOJ, गदोज। इस तरह से जो है वो विडो रीमैरिज को कहा जाता है। और बाकी तो डाइवोर्स तो आपने जान ही लिया, गदोज भी आपने जान लिया, ये इनके बीच में विडो रीमैरिज है। और अभी और भी हम इस तरह की मॉडर्न जो कम्युनिटीज़ हैं उनको भी जो है वो कवर करेंगे ताकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको आप सॉल्व कर सकें ईजीली। बाकी जिन्होंने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया हुआ है वो भी थोड़ा ध्यान दें कि इस तरह के क्वेश्चंस को नोट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
क्योंकि ये आपके नोट्स को कंप्लीट कर देगा और आपके रिवीजन को जो है वो टेस्ट सीरीज के साथ साथ जो है वो पूरी तरह से फुलफिल कर देगा, 100% आप कह सकते हैं। क्योंकि अपने लेवल पर आप मेहनत कर रहे हैं और जो हम अपने लेवल पर मेहनत कर रहे हैं आप उसका भी पूरा बेनिफिट ले रहे हैं। फिर क्वेश्चन है आपके लिए, बोलते हैं यहाँ पर, बोलते हैं नेम द पर्सन हु हैज सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन और हिमाचली टू विन द वर्ल्ड टाइप राइटिंग चैंपियनशिप। तो बोलते हैं कि उस हिमाचली का नाम बताइए जिनके द्वारा वर्ल्ड टाइप राइटिंग चैंपियनशिप में जो है वो विश्व रिकॉर्ड बनाकर जो था वो हिमाचल और पूरे भारत में नाम जो था वो बनाया गया था। उनका नाम बताना है आपको, जिनके द्वारा पूरे इंडिया में भी हिमाचल में भी पहली बार वर्ल्ड टाइप राइटिंग चैंपियनशिप का खिताब जीता गया था। पिछले कल ही वीडियो में हमने पहला क्वेश्चन ये डिस्कस किया था। फिलहाल तो आप कमेंट करके इसका आंसर जो है बता दीजिए। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर भी टाइम टू टाइम हम क्यूजीज आपको देते रहते हैं ताकि वहाँ पर भी रिवीजन आपका हो सके, तो वहाँ पर भी जुड़ जाइए और हर एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है जो एग्जाम में आपकी हेल्प करती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली।